आपने घर खरीदा है या 20-25 साल की फाइनेंशियल कैप्टिविटी। भारत का घर खरीदार इतना असुरक्षित क्यों है? क्या है एक औसत इंडियन होम बायर की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट? इंडिया में अगर एक औसत घर खरीदार का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट बनाएं तो हेडलाइन क्या होगा? दुनिया का सबसे कर्जदार घर खरीदार, या बिना किसी सोशल सिक्योरिटी का घर खरीदार, या फिर सिस्टम के एक्सप्लॉयटेशन में फंसा घर खरीदार? हाउसिंग प्रोजेक्ट बिल्डर का मुनाफा बिल्डर, ब्रोकर, बैंक और सरकार का, लेकिन सबसे कम संरक्षित और सबसे ज्यादा फाइनेंशियली एक्सपोज्ड क्यों है फिर आम घर खरीदार? घर खरीदते समय क्या देखा जाना चाहिए एक आम इंडियन का? लोन एलिजिबिलिटी मैट्रिक या उसकी सर्वाइवल मैट्रिक? रियल एस्टेट को इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन बनाने के लिए क्यों बनाया जा रहा है एक आम इंडियन को हाउसिंग डेट सर्विसिंग मशीन? नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी विद रवि सिन्हा। एक भारतीय परिवार के जीवन में सबसे बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन क्या होता है? बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट, हेल्थ केयर या अपना घर? अगर आपको कोई एक ऑप्शन चुनना है तो अधिकांश परिवारों के लिए जवाब है अपना घर। लेकिन सोचिए, जिस फैसले को हम फाइनेंशियल सिक्योरिटी कहते हैं, वही फैसला अगर परिवार की पूरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी खत्म कर दे तो? मान लीजिए एक परिवार है, रोशन, उनकी पत्नी नेहा और 8 साल की बेटी। दोनों पति पत्नी मिलकर महीने के 1,10,000 कमाते हैं। कई साल किराए के घर में रहने के बाद उन्होंने 80 लाख का फ्लैट खरीदा। 20 लाख उन्होंने अपनी सेविंग, माता पिता की मदद और प्रोविडेंट फंड से निकाले। बाकी 60 लाख का होम लोन 20 साल के लिए। 8.5% ब्याज दर उनकी ईएमआई लगभग 52,000 रुपए बनाती है। 20 साल में यही 60 लाख का लोन करीब 1,25,00,000 में चुकाया जाएगा, अर्थात लगभग 65 लाख केवल ब्याज। अब अगर ब्याज दर 10.5% हो जाए और टेन्योर वही रखा जाए तो ईएमआई करीब 59,900 रुपए तक पहुंच सकती है। अब इसमें मेंटेनेंस जोड़िए, प्रॉपर्टी टैक्स जोड़िए, इंश्योरेंस जोड़िए, इंटीरियर का लोन जोड़िए, बच्चों के स्कूल फीस, हेल्थ इंश्योरेंस और माता पिता की मेडिकल नीड्स जोड़िए। अचानक पता चलता है कि रोशन और नेहा ने केवल एक मकान नहीं खरीदा, उन्होंने अपनी आने वाली 240 सैलरीज का एक हिस्सा पहले ही बेच दिया है। और अगर ये फ्लैट अंडर कंस्ट्रक्शन है, पोजीशन डिले हो जाए, बिल्डर काम रोक दे या लीगल डिस्प्यूट शुरू हो जाए तो परिवार के पास घर नहीं होगा, लेकिन ईएमआई जरूर होगी। किराया भी देना होगा, ईएमआई भी देनी होगी, बिल्डर के ऑफिस भी जाना होगा, रेरा और कोर्ट के चक्कर भी लगाने होंगे। इस वीडियो में हम किसी इंडिविजुअल बिल्डर, बैंक या बायर का जजमेंट नहीं कर रहे हैं। हम भारत के एक औसत एस्पिरेशनल होम बायर की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट बना रहे हैं और पूछ रहे हैं, क्या उसका घर वास्तव में असेट है, या वो एक ऐसे इकोसिस्टम में प्रवेश कर चुका है जहां डाउन पेमेंट उसका है, ईएमआई उसकी है, डिले का रिस्क उसका है, इंटरेस्ट रेट रिस्क उसका है, लीगल कॉस्ट उसकी है, लेकिन प्रोजेक्ट, पैसा, अप्रूवल्स और एनफोर्समेंट का कंट्रोल किसी और के पास है। सबसे पहले हम एक मिथ को आज डिकोड कर लेते हैं। क्या एक आम भारतीय दुनिया का सबसे कर्जदार होम बायर है? यहां एक फैक्चुअल करेक्शन जरूरी है। इंडिया का हाउस होल्ड दुनिया का सबसे ज्यादा कर्जदार हाउस होल्ड सेक्टर नहीं है। दिसंबर 2024 में भारत का हाउस होल्ड डेट जीडीपी का लगभग 45.5% है, जबकि इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज का औसत करीब 46.6% है। इसलिए यह कहना कि भारतीय परिवार दुनिया का सबसे कर्जदार हाउस होल्ड है सही नहीं होगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि डेट की वल्नरेबिलिटी केवल इस बात से तय नहीं होती कि डेट जीडीपी का कितना प्रतिशत है, ये इस बात से भी तय होती है कि बोरोवर की इनकम कितनी है, वो इनकम कितनी स्टेबल है, ईएमआई इनकम का कितना हिस्सा खाती है, परिवार के पास इमरजेंसी सेविंग कितनी है, जॉब जाने पर अनएम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन है या नहीं, बीमारी आने पर हेल्थ केयर कौन देगा, और जिस प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया गया है वो समय पर मिलेगी भी या नहीं।
यही कारण है कि कम डेट टू जीडीपी वाला हाउस होल्ड भी ज्यादा वल्नरेबल हो सकता है। आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार हाउस होल्ड बोरोइंग में नॉन हाउसिंग रिटेल लोन्स की हिस्सेदारी मार्च 2025 में लगभग 54.9% थी। यानी होम लोन के अलावा पर्सनल लोन, व्हीकल लोन, क्रेडिट कार्ड बोरोइंग और कंजम्पशन क्रेडिट भी हाउस होल्ड बैलेंस शीट पर दबाव डाल रहे हैं। इसलिए सही हेडलाइन यह भले ही नहीं है कि भारतीय दुनिया का सबसे कर्जदार घर खरीदार है, लेकिन सही हेडलाइन यह जरूर है कि भारतीय घर खरीदार का लोन फॉर्मल है, लेकिन इनकम, एम्प्लॉयमेंट और सोशल प्रोटेक्शन का बड़ा हिस्सा इनफॉर्मल और अनसर्टेन है। बैंक के पास आपका 20-25 साल का लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन क्या आपके एम्प्लॉयर ने आपको अगले 20-25 साल की नौकरी का कॉन्ट्रैक्ट दिया है? नहीं। होम लोन फिक्स्ड ऑब्लिगेशन है, इनकम वेरिएबल है। ईएमआई हर महीने पहली तारीख को आएगी। इंक्रीमेंट कभी आएगा, कभी नहीं आएगा। बोनस आ भी सकता है, नहीं भी। नौकरी कभी भी जा सकती है। बीमारी कोई अपॉइंटमेंट लेकर नहीं आती। यही भारतीय होम बायर की पहली स्ट्रक्चरल कमजोरी है। भारत की हाउसिंग डेट मशीन कितनी बड़ी हो चुकी है? नेशनल हाउसिंग बैंक के अनुसार मार्च 2025 तक भारत में आउटस्टैंडिंग इंडिविजुअल हाउसिंग लोन्स लगभग 36,07,000 करोड़ हो चुके थे। इसमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स की हिस्सेदारी 44%, प्राइवेट बैंक्स की 36% और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की लगभग 19% थी। शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स का हाउसिंग लोन पोर्टफोलियो मार्च 2021 के करीब 15,02,000 करोड़ से बढ़कर मार्च 2025 में लगभग 30,42,000 करोड़ हो गया। सिर्फ 4 साल में लगभग 2 गुना। हाउसिंग लोन अकाउंट्स की संख्या भी लगभग 1,07,00,000 से बढ़कर करीब 1,59,00,000 हो गई। इस ग्रोथ को केवल फाइनेंशियल इंक्लूजन कहकर सेलिब्रेट करना आसान है, लेकिन लोन ग्रोथ के साथ हाउस होल्ड रेजिलियंस भी दोगुनी हुई क्या? क्या इनकम दोगुनी हुई? क्या सोशल सिक्योरिटी दोगुनी हुई? क्या इमरजेंसी सेविंग दोगुनी हुई? क्या कंज्यूमर कोर्ट्स और रेरा की इन्फोर्समेंट कैपेसिटी दोगुनी हुई? क्या प्रोजेक्ट कंप्लीशन रिस्क आधा हो गया? अगर नहीं, तो यह केवल होम ओनरशिप का एक्सपेंशन नहीं है, यह हाउस होल्ड बैलेंस शीट पर लॉन्ग टर्म लिवरेज का एक्सपेंशन भी है। सबसे दिलचस्प विरोधाभास यह है कि लोन अकाउंट बढ़ना बैंकिंग सिस्टम के लिए बिजनेस ग्रोथ है, लेकिन बोरोवर के लिए वही अकाउंट एक 15, 20 या 25 साल का ऑब्लिगेशन है। बैंक अपनी बैलेंस शीट पर हजारों होम लोन्स रखता है, उसका रिस्क डाइवर्सिफाइड है, लेकिन एक इंडिविजुअल बायर की बैलेंस शीट पर अक्सर केवल एक सिंगल प्रॉपर्टी होती है। एक ही शहर, एक ही बिल्डर, एक ही प्रोजेक्ट, एक ही नौकरी और एक ही उम्मीद। बैंक के लिए एक होम लोन पोर्टफोलियो का छोटा हिस्सा है, परिवार के लिए वही घर उसकी सेविंग्स, रिटायरमेंट, इमोशनल सिक्योरिटी और आने वाली पीढ़ी की इनहेरिटेंस सब कुछ है। इसी को कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। जिस रिस्क को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफाई करते हैं, भारतीय मिडिल क्लास उसे अपनी पूरी जिंदगी में कॉन्सेंट्रेट कर देता है। सैंक्शनड लोन और एफोर्डेबल लोन में फर्क समझना भी बहुत जरूरी है। कई होम बायर्स मानते हैं कि बैंक ने अगर 60 लाख का लोन अप्रूव कर दिया तो वे 60 लाख का लोन अफोर्ड भी कर सकते हैं। यह बहुत खतरनाक मिसअंडरस्टैंडिंग है। बैंक का सवाल होता है, क्या यह व्यक्ति ईएमआई चुका सकता है? परिवार का सवाल होना चाहिए, ईएमआई चुकाने के बाद क्या यह परिवार सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन जी सकता है? आरबीआई की कंज्यूमर गाइडेंस के अनुसार लेंडर्स कई मामलों में बोरोवर की मंथली डिस्पोजेबल या सरप्लस इनकम का लगभग 55 से 60% रीपेमेंट के लिए अवेलेबल मान सकते हैं, लेकिन बैंक एलिजिबिलिटी और हाउस होल्ड अफोर्डेबिलिटी एक चीज तो नहीं है। मान लीजिए परिवार की टेक होम इनकम 1,10,000 है, 52,000 ईएमआई टेक्निकली पेएबल हो सकती है।
पर उसके बाद बचते हैं 58,000। अब इसी 58,000 रुपए में बच्चों की एजुकेशन, ग्रोसरी, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल एक्सपेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, माता पिता की सहायता, इलेक्ट्रिसिटी, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट और इमरजेंसी सेविंग सब चल रहे हैं। ऐसा परिवार लोन डिफॉल्ट शायद ना करे, लेकिन वो रिटायरमेंट डिफॉल्ट कर सकता है, हेल्थ इंश्योरेंस को कम कर सकता है, बच्चों की एजुकेशन को कॉम्प्रोमाइज भी कर सकता है, इमरजेंसी फंड कभी भी खत्म कर सकता है, क्रेडिट कार्ड पर जरूरत से ज्यादा निर्भर हो सकता है। यानी बैंकिंग डेफिनेशन में बोरोवर परफॉर्मिंग है, लेकिन ह्यूमन डेफिनेशन में हाउस होल्ड फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड है। यही हमें एक नई मैट्रिक की जरूरत है, सर्वाइवल मैट्रिक। ईएमआई रेशियो सिर्फ ईएमआई डिवाइडेड बाय इनकम नहीं, बल्कि ईएमआई प्लस मेंटेनेंस प्लस इंश्योरेंस प्लस प्रॉपर्टी टैक्स प्लस रेंट ड्यूरिंग डिले प्लस अदर हाउसिंग डेट डिवाइडेड बाय हाउस होल्ड टेक होम इनकम। अगर घर 80 लाख का है और ईएमआई 52,000 है, तो बायर ये ना माने कि हाउसिंग कॉस्ट 52,000 रुपए महीना है। उसकी वास्तविक हाउसिंग कॉस्ट 60,000 या उससे ज्यादा भी हो सकती है। और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में अगर रेंट जोड़ दें तो कुछ समय के लिए हाउसिंग बर्डन 80,000 रुपए तक पहुंच सकता है। बैंक केवल सैंक्शन ईएमआई देखता है, परिवार को टोटल हाउसिंग बर्डन देखना चाहिए। भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या है? ईएमआई फॉर्मल, लेकिन एम्प्लॉयमेंट इनफॉर्मल। अब इस घर खरीदार की इनकम स्टेबिलिटी जांचते हैं। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2025 के अनुसार भारत के वर्कर्स में लगभग 56.2% सेल्फ एम्प्लॉयड थे। रेगुलर वेज या सैलरीड वर्कर्स की हिस्सेदारी केवल लगभग 23.6% थी। रेगुलर सैलरीड नॉन एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयज में भी 58.2% के पास रिटर्न जॉब कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। 47.3% पेड लीव के एलिजिबल नहीं थे और 51.7% किसी स्पेसिफाइड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट के एलिजिबल नहीं थे। इन सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स में पीएफ या पेंशन, ग्रेच्युटी और हेल्थ या मैटरनिटी बेनिफिट्स शामिल थे। ध्यान दीजिए, ये आंकड़े विशेष रूप से होम बायर्स के नहीं, पूरे रेगुलर सैलरीड वर्कफोर्स के हैं, लेकिन ये उस लेबर मार्केट की जमीनी हकीकत दिखाते हैं जिस पर हाउसिंग फाइनेंस की 20 वर्षीय इमारत खड़ी की जा रही है। पीएलएफएस 2025 में रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय की ऑल इंडिया एवरेज मंथली अर्निंग लगभग 22,699 बताई गई। अर्बन एवरेज लगभग 26,247 थी। ये एवरेज होम बायर इनकम नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी बायर्स आमतौर पर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के अपर सेगमेंट से आते हैं। फिर भी ये डेटा हमें इकोनॉमी की अर्निंग बेस बताता है, जहां करोड़ों लोगों की मंथली अर्निंग एक मेट्रोपॉलिटन शहर के होम लोन ईएमआई से भी कम है। अब कॉन्ट्राडिक्शन देखिए, हाउसिंग लोन 20 साल का है, लेकिन नौकरी का रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट शायद 1 साल का भी नहीं। ईएमआई के साथ पेड लीव गारंटेड नहीं, जॉब लॉस पर स्टैट्यूटरी अनएम्प्लॉयमेंट इनकम रिप्लेसमेंट नहीं, रिटायरमेंट के लिए कोई यूनिवर्सल पेंशन नहीं, सीरियस इलनेस में कॉम्प्रिहेंसिव यूनिवर्सल हेल्थ केयर प्रोटेक्शन नहीं। इसलिए एक एवरेज इंडियन बायर केवल घर खरीदने के लिए लोन नहीं लेता, वो साइमल्टेनियसली खुद ही अपना एम्प्लॉयमेंट इंश्योरर, हेल्थ इंश्योरर, पेंशन फंड, इमरजेंसी फंड और लीगल डिफेंस फंड बनने की कोशिश करता है, और ये सब एक ही साथ एक सीमित सैलरी से। यही कारण है कि 1 लाख मंथली इनकम वाला व्यक्ति कागज पर मिडिल क्लास दिखाई दे सकता है, लेकिन एक जॉब लॉस के बाद 3 महीने में फाइनेंशियली वल्नरेबल बन सकता है। घर खरीदार की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में इनकम कॉलम के सामने लिखा जाएगा इनकम स्टेबिलिटी वीक, क्योंकि ईएमआई कॉन्ट्रैक्ट की अवधि और इनकम विजिबिलिटी के बीच कोई मैचिंग नहीं है, और इतने फाइनेंशियल फ्रेजाइल होने के बाद भी एक होम बायर को फेस करना पड़ता है बिल्डर रिस्क। आखिर आपने घर खरीदा या एक अनसिक्योर्ड प्रॉमिस? क्या आपने होम फाइनेंस कराया है
या बिल्डर को अनसिक्योर्ड लोन दिया है, रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में बायर कम से कम एक फिजिकल असेट देख सकता है, लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में बायर वास्तव में क्या खरीद रहा है? वो कंक्रीट का घर नहीं खरीद रहा, वो एक प्रॉमिस खरीद रहा है कि बिल्डर पैसा सही प्रोजेक्ट में लगाएगा, कंस्ट्रक्शन पूरा करेगा, अप्रूवल्स लेगा, स्पेसिफाइड क्वालिटी देगा और तय समय पर पोजीशन देगा। यानी बायर का सबसे बड़ा असेट कई वर्षों तक एक काउंटर पार्टी प्रॉमिस रहता है। सरकार की लीगेसी स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स पर बनी एक्सपर्ट कमेटी ने इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के आकलन का उल्लेख करते हुए बताया था कि करीब 4.12 लाख स्ट्रेस्ड ड्वेलिंग यूनिट्स, जिनकी वैल्यू लगभग 4,08,000 करोड़ थी, स्टॉल्ड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में फंसी हुई थी। इनमें लगभग 2,40,000 यूनिट्स अकेले एनसीआर में थे। कमेटी ने यह भी माना कि इसका सबसे गंभीर असर मिडिल और लोअर मिडिल क्लास बायर पर पड़ा, जिनकी सब्सटैंशियल सेविंग्स इन घरों में फंस चुकी थी। 4 लाख से ज्यादा यूनिट्स का अर्थ केवल 4 लाख अपार्टमेंट नहीं है, इसके पीछे लाखों परिवार हैं। किसी की रिटायरमेंट सेविंग फंसी है, किसी को अपनी बेटी की शादी टालनी पड़ गई, किसी ने रेंट और ईएमआई एक साथ चुकाई, किसी की नौकरी दूसरे शहर में लग गई लेकिन वो प्रॉपर्टी बेच नहीं पाया, किसी बायर की मृत्यु हो गई मगर परिवार को अभी तक पोजीशन नहीं मिला। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट डिले को हम अक्सर बस एक कॉमर्शियल डिस्प्यूट समझते हैं, लेकिन एक बायर के लिए यह एक लाइफ साइकिल डिस्ट्रप्शन है। उसने फ्लैट 35 साल की उम्र में लिया था ताकि 40 तक वो सेटल हो जाए। पोजीशन 47 की उम्र में मिला। इन 7 वर्षों में बच्चे बड़े हो गए, स्कूल बदल गया, ऑफिस बदल गया, पेरेंट्स को केयर की जरूरत पड़ने लगी, लेकिन एग्रीमेंट में डिले केवल महीनों और वन साइडेड इंटरेस्ट रेट्स में मापा गया। इंसान की जिंदगी में खोया हुआ समय वापस नहीं आता। बिल्डर के पास कई प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, बायर के पास अक्सर केवल एक लाइफ प्लान होता है, और इस सब के बीच बैंक रिस्क अलग है। जरा सोच कर देखिए, ऐसे एक्सप्लॉयटेटिव इकोसिस्टम में बैंक आपका पार्टनर है या केवल लेंडर? यहां एक अनकंफर्टेबल सवाल आता है। जब बैंक किसी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में होम लोन सैंक्शन करता है, बायर अक्सर इसे प्रोजेक्ट की क्वालिटी और लीगैलिटी पर बैंक की मुहर समझ लेता है। वो सोचता है इतना बड़ा बैंक लोन दे रहा है तो प्रोजेक्ट सुरक्षित ही होगा, लेकिन लोन सैंक्शन का अर्थ प्रोजेक्ट कंप्लीशन गारंटी नहीं है। बैंक मूल रूप से बोरोवर की रीपेमेंट कैपेसिटी, कोलैटरल और अपने क्रेडिट रिस्क को देखता है। बायर के जीवन लक्ष्यों की गारंटी नहीं देता। बैंक शायद ही कभी किसी बिल्डर के प्रोजेक्ट की फाइनेंशियल वायबिलिटी चेक करता है। सुप्रीम कोर्ट ने तो बिल्डर बैंक ब्यूरोक्रेट नेक्सस पर सीबीआई इंक्वायरी का भी आदेश दिया है। यह और बात है कि सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद भी मामला किसी निष्कर्ष तक अभी तक नहीं पहुंचा है। यही इंफॉर्मेशन एसिमेट्री पैदा होती है। बिल्डर प्रोजेक्ट बेच रहा है, बैंक लोन बेच रहा है, अथॉरिटी अप्रूवल्स दे रही है, लेकिन बायर पूरे इकोसिस्टम को एक इंटीग्रेटेड एश्योरेंस मान लेता है। आरबीआई को बिल्डर सबवेंशन और अपफ्रंट डिस्बर्सल स्कीम्स में इसी जोखिम पर चेतावनी देनी पड़ी थी। आरबीआई ने कहा कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में लमसम अपफ्रंट डिस्बर्सल बैंक और बायर दोनों को डिस्प्रपोर्शनेट रिस्क में डाल सकता है और फंड डाइवर्जन का खतरा पैदा कर सकता है। इसलिए डिस्बर्सल को कंस्ट्रक्शन स्टेजेस से क्लोजली लिंक किया जाना चाहिए। अब सवाल है कि अगर रेगुलेटर को पता है कि अपफ्रंट पेमेंट डेंजरस है, तो बायर को रियल टाइम कंस्ट्रक्शन लिंक फंड फ्लो विजिबिलिटी क्यों नहीं मिलती? बायर क्यों नहीं देख सकता कि उसके बैंक ने बिल्डर को कितना पैसा दिया, किस कंस्ट्रक्शन माइलस्टोन पर दिया, इंडिपेंडेंट इंजीनियर ने क्या सर्टिफाई किया, प्रोजेक्ट एस्क्रो में कितना बैलेंस है और पैसा उसी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर मिलता है, लिस्टेड कंपनी इन्वेस्टर को क्वार्टरली रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन करोड़ों रुपए का फ्लैट खरीदने वाला बायर
कई बार कंस्ट्रक्शन साइट की फोटोग्राफ्स और सेल्स टीम के व्हाट्सएप अपडेट पर निर्भर रहता है। इसे फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी कैसे कहा जा सकता है? बैंकिंग सिस्टम की असेट क्वालिटी कंपैरेटिवली मजबूत रह सकती है। मार्च 2025 में हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट्स लगभग 1.89% बताए गए थे। यह अच्छी बात है, लेकिन इसका दूसरा पहलू समझिए। लो एनपीए का अर्थ यह भी हो सकता है कि हाउस होल्ड्स अपनी बाकी कंजम्पशन, सेविंग्स और रिटायरमेंट को काटकर ईएमआई चुका रहे हैं। बैंक की स्टेबिलिटी और बोरोवर की वेलबींग कोई एक ही मैट्रिक नहीं है। हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में समय पर ईएमआई देने वाला बायर एक हेल्दी अकाउंट है, भले ही उसके पास इमरजेंसी फंड खत्म हो चुका हो। यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। बैंक फाइनेंशियली स्टेबल है क्योंकि बायर खुद को फाइनेंशियली अनस्टेबल रखकर भी ईएमआई भर रहा है। गवर्नमेंट और अथॉरिटी रिस्क को भी समझना जरूरी है। टैक्स पेयर भी बायर, लिटिगेंट भी बायर, फिर सरकार और अथॉरिटीज की क्या भूमिका है? प्रॉपर्टी परचेज पर बायर स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस देता है। कंस्ट्रक्शन पर एप्लीकेबल टैक्सेज कीमत में शामिल होते हैं। पोजीशन के बाद प्रॉपर्टी टैक्स देता है। डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस अंततः प्रॉपर्टी प्राइस के जरिए बायर की जेब पे ही चोट करते हैं। लेकिन जब प्रोजेक्ट अटक जाए तो अकाउंटेबिलिटी कई ऑफिसेज में बंट जाती है। बिल्डर कहता है अथॉरिटी ने अप्रूवल नहीं दिया, अथॉरिटी कहती है बिल्डर ने ड्यूज नहीं चुकाए, बैंक कहता है लोन एग्रीमेंट तो मेरा बोरोवर के साथ है। रेरा ऑर्डर देता है पर एक्सिक्यूशन में समय लग सकता है। इंसॉल्वेंसी प्रोसेस कहता है सभी क्रेडिटर्स के क्लेम हैं। बायर पूछता है मेरी क्या गलती थी? लीगेसी स्टॉल्ड प्रोजेक्ट कमेटी ने पाया था कि करीब 1 लाख बायर्स रजिस्ट्रेशन का इंतजार कर रहे थे क्योंकि डेवलपर्स ने लैंड अथॉरिटीज के ड्यूज नहीं चुकाए थे। कमेटी ने स्पष्ट सुझाव दिया कि बायर की प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को बिल्डर के अथॉरिटी ड्यूज से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। यह रिकमेंडेशन स्वयं उस स्ट्रक्चरल अन्याय को स्वीकार करती है जहां गलती बिल्डर और अथॉरिटी के फाइनेंशियल रिलेशनशिप में हुई, लेकिन पनिशमेंट बायर को मिल रही थी। सितंबर 2025 तक देश में रेरा के अंतर्गत लगभग 1,51,000 प्रोजेक्ट्स और 1,06,000 एजेंट्स रजिस्टर्ड थे और करीब 1,47,000 कंप्लेंट्स डिस्पोज की जा चुकी थी। यह दिखाता है कि रेरा ने फॉर्मल ग्रीवांस का एक आर्किटेक्चर तो बनाया है, लेकिन इतनी बड़ी कंप्लेंट संख्या यह भी दिखाती है कि बिल्डर बायर डिस्प्यूट कोई एक्सेप्शनल घटना नहीं है, यह इकोसिस्टम का मटेरियल रिस्क है। केंद्र सरकार ने भी ऑर्डर एक्सिक्यूशन और लीगेसी स्टॉल प्रोजेक्ट्स पर स्ट्रॉन्गर इन्फोर्समेंट की जरूरत स्वीकार की है। समस्या केवल कानून की अनुपस्थिति नहीं है, समस्या है अलग अलग राज्यों में अलग इन्फोर्समेंट कैपेसिटी, ऑर्डर्स की रिकवरी, बिल्डर के पास अटैचेबल असेट्स का अभाव, प्रोजेक्ट कंपनी और प्रमोटर वेल्थ के बीच लीगल सेपरेशन और बायर की लिमिटेड लिटिगेशन कैपेसिटी। बिल्डर के पास लीगल टीम है, बैंक के पास रिकवरी डिपार्टमेंट है, अथॉरिटी के पास सरकारी मशीनरी है। बिल्डर के पास क्या है? एक व्हाट्सएप ग्रुप, एक एसोसिएशन, एक कंप्लेंट नंबर और वीकेंड पर कोर्ट या रेरा जाने का समय। यह कहीं से भी बराबर की लड़ाई तो नहीं है। अब आज का सबसे जरूरी सवाल, मार्केट किस बायर के लिए घर बना रहा है? यहां एक और स्ट्रक्चरल बदलाव समझना जरूरी है। हाउसिंग मार्केट की ग्रोथ और एवरेज हाउस होल्ड की एफोर्डेबिलिटी हमेशा एक ही डायरेक्शन में नहीं चलती। 2025 में भारत के बड़े हाउसिंग मार्केट्स में 1 करोड़ से ऊपर के घरों की हिस्सेदारी कुल सेल्स में लगभग 63% बताई गई, जो 2024 में करीब 53% थी। उसी दौरान ओवरऑल सेल्स कम हुई और एफोर्डेबल सेगमेंट की डिमांड में तेज गिरावट दर्ज की गई। इसका यह अर्थ नहीं कि हर 1 करोड़ का बायर अमीर है। दिल्ली एनसीआर, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन
बेंगलुरु या गुरुग्राम में 1 करोड़ कई बार लग्जरी नहीं, एंट्री लेवल फैमिली हाउसिंग की कीमत बन चुका है। लेकिन इसका अर्थ यह जरूर है कि फॉर्मल हाउसिंग मार्केट मिडिल इनकम बायर से धीरे धीरे बहुत दूर जा रहा है। बिल्डर हाई मार्जिन प्रीमियम इन्वेंट्री बनाना चाहता है, लैंड अथॉरिटी लैंड का अधिक ऑक्शन वैल्यू चाहती है, सरकार अधिक स्टैंप ड्यूटी कलेक्शन चाहती है, बैंक बड़ा लोन अकाउंट चाहता है, ब्रोकर बड़ी टिकट साइज पर बड़ी कमीशन चाहता है। इस इकोसिस्टम में कौन अफोर्डेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है? अकेला बायर, और बायर भी मजबूर है क्योंकि उसके सामने नैरेटिव बनाया गया है, आज नहीं खरीदा तो कभी नहीं खरीद पाओगे। फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो केवल स्टॉक मार्केट में नहीं होता, रियल एस्टेट का सबसे बड़ा सेल्स इंस्ट्रूमेंट भी फोमो है। प्राइसेज अगले महीने बढ़ जाएगी, लास्ट इन्वेंट्री बची है, मेट्रो आने वाली है, एक्सप्रेसवे बन रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट। बायर अगले 20 साल की ईएमआई एक 20 मिनट की सेल्स प्रेजेंटेशन में डिसाइड कर देता है। अब ऐसे में अगर भारत के एस्पिरेशनल अर्बन होम बायर की कंपोजिट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट बनाई जाए तो वो कुछ ऐसी दिखेगी। ये कोई ऑफिशियल गवर्नमेंट स्कोर नहीं है, ये अवेलेबल मैक्रो डेटा और सामान्य हाउस होल्ड रिस्क फैक्टर पर आधारित एनालिटिकल रिपोर्ट कार्ड है। पहला, इनकम विजिबिलिटी कमजोर, लोन टेन्योर 15 से 25 साल, जॉब विजिबिलिटी कुछ महीने या कुछ साल, बड़ी संख्या में सैलरीड वर्कर्स के पास रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट और सोशल सिक्योरिटी कवरेज नहीं। दूसरा, डेट सर्विसिंग कैपेसिटी कागज पर ठीक, रियल लाइफ में कमजोर। नॉर्मल इनकम में ईएमआई चल सकती है, लेकिन जॉब लॉस, इलनेस, डिवोर्स, केयर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी या इंटरेस्ट रेट शॉक आने पर मार्जिन बहुत कम। तीसरा, इमरजेंसी लिक्विडिटी अक्सर अपर्याप्त डाउन पेमेंट और इंटीरियर में सेविंग्स का बड़ा हिस्सा खर्च हो जाता है। घर खरीदने के बाद बायर असेट रिच दिख सकता है, लेकिन कैश पुअर हो जाता है। चौथा, सोशल प्रोटेक्शन कमजोर, यूनिवर्सल अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस नहीं, कॉम्प्रिहेंसिव पेंशन और हेल्थ केयर प्रोटेक्शन सीमित। इसलिए हर पर्सनल क्राइसिस सीधे सीधे ईएमआई क्राइसिस बन सकता है। पांचवा, असेट कॉन्सेंट्रेशन एक्सेस, हाउसहोल्ड नेट वर्थ का एक बड़ा हिस्सा एक ही प्रॉपर्टी में, वो प्रॉपर्टी इलिक्विड है, लोकेशन स्पेसिफिक है और कई बार लीगल या कंप्लीशन रिस्क में है। छठा, काउंटर पार्टी रिस्क अंडर कंस्ट्रक्शन में हाई, बायर तो बिल्डर, कॉन्ट्रैक्टर, लेंडर, अथॉरिटी और अप्रूवल्स सभी पर निर्भर है, लेकिन इनमें से किसी पर उसका कोई मीनिंगफुल कंट्रोल नहीं है। सातवां, लीगल रिकवरी कैपेसिटी अनइवन कानून उपलब्ध हैं, लेकिन लिटिगेशन का समय, पैसा और एक्सिक्यूशन रिस्क बायर को बहुत कमजोर बनाता है। आठवां, बैंकिंग सिस्टम प्रोटेक्शन रिलेटिवली मजबूत, कोलैटरल, क्रेडिट अप्रेजल, रिकवरी मैकेनिज्म और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज बैंक को तो प्रोटेक्ट कर देते हैं। नौवां, हाउसहोल्ड प्रोटेक्शन कमजोर, बायर का फाइनेंशियल शॉक एब्जॉर्बर मुख्यतः उसकी अपनी सेविंग और फैमिली सपोर्ट है। ओवरऑल असेसमेंट क्या है? सिस्टेमिकली परफॉर्मिंग, पर्सनली फ्रेजाइल, या आसान हिंदी में बैंक की किताब में स्वस्थ अकाउंट, परिवार की जिंदगी में लगातार तनाव। क्या समाधान है भी कुछ घर खरीदारों के लिए? बायर को फाइनेंशियली स्टेबल कैसे बनाया जाए? इस समस्या का समाधान केवल यह कहना नहीं है कि बायर को सोच समझकर खरीदना चाहिए, क्योंकि यह एक विक्टिम ब्लेमिंग होगा। बायर को ड्यू डिलिजेंस करनी चाहिए, लेकिन 4 लाख करोड़ से ज्यादा के स्टॉल्ड प्रोजेक्ट प्रॉब्लम को केवल इंडिविजुअल बायर की समझदारी से सॉल्व नहीं किया जा सकता। यह एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है और इसके लिए स्ट्रक्चरल सॉल्यूशन ही चाहिए। पहला जरूरी सुधार, मैंडेटरी होम बायर स्ट्रेस डिस्क्लोजर। हर बुकिंग फॉर्म के साथ एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर दिया जाए। ईएमआई टू इनकम रेशियो, 2% इंटरेस्ट रेट बढ़ने पर रिवाइज्ड ईएमआई, टोटल इंटरेस्ट ओवर फुल टेन्योर, 12 या 24 महीने पोजीशन डिले होने पर
रेंट प्लस ईएमआई बर्डन और सभी टैक्सेस, मेंटेनेंस और पोजीशन चार्जेस सहित टोटल एक्विजिशन कॉस्ट। कार के माइलेज की तरह प्रॉपर्टी का भी फाइनेंशियल स्ट्रेस लेवल होना चाहिए। दूसरा सुधार, रियल टाइम प्रोजेक्ट फंड डैशबोर्ड। हर रेरा प्रोजेक्ट में बायर्स को दिखना चाहिए टोटल कलेक्शन, कंस्ट्रक्शन पर खर्च, लैंड और अथॉरिटी ड्यूज, बैंक डिसबर्समेंट, एस्क्रो बैलेंस, सर्टिफाइड कंस्ट्रक्शन परसेंटेज और प्रोजेक्टेड कंप्लीशन डेट। बायर को मार्केटिंग प्रोग्रेस नहीं, ऑडिटेड फाइनेंशियल प्रोग्रेस चाहिए। तीसरा सुधार, बायर कंसेंट के बिना एग्रेसिव डिसवर्सल नहीं। बैंक डिसवर्सल, इंडिपेंडेंट इंजीनियर सर्टिफिकेशन और बायर इंटीमेशन के बाद ही हो। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में अपफ्रंट या डिसप्रोपोर्शनेटली फास्ट डिसवर्सल को इफेक्टिव इन्फोर्समेंट के साथ रोका जाए। चौथा सुधार, बिल्डर डिफॉल्ट को बायर डिफॉल्ट न बनाया जाए। जहां प्रोजेक्ट ऑफिशियली इंस्टॉल्ड घोषित हो वहां टेम्पररी ईएमआई रिलीफ, इंटरेस्ट शेयरिंग या स्ट्रक्चर्ड मॉरेटोरियम का फ्रेमवर्क हो। इसका कॉस्ट केवल बैंक पर डालना जरूरी नहीं है। प्रमोटर, लेंडर, प्रोजेक्ट एस्क्रो और कंप्लीशन फंड के बीच रिस्क शेयरिंग मैकेनिज्म बनाया जा सकता है, लेकिन पूरा रिस्क उस बायर पर नहीं छोड़ा जा सकता जिसके पास न पोजीशन है न प्रोजेक्ट कंट्रोल। पांचवा सुधार, रजिस्ट्रेशन को बिल्डर के ड्यूज से अलग करना। जिस बायर ने अपना कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट कर दिया है उसकी रजिस्ट्रेशन या पोजीशन को बिल्डर अथॉरिटी डिस्प्यूट में हॉस्टेज नहीं बनाया जाना चाहिए। छठा सुधार, रेरा ऑर्डर एक्सिक्यूशन की टाइम लिमिट। सिर्फ ऑर्डर मिलना जस्टिस नहीं है। रिकवरी और एक्सिक्यूशन के लिए फिक्स्ड टाइमलाइंस, डेडिकेटेड रिकवरी मशीनरी और प्रमोटर असेट्स की ट्रांसपेरेंट ट्रेसिंग जरूरी है। जहां फंड डाइवर्जन या फ्रॉड फॉरेंसिक एविडेंस से एस्टैब्लिश हो जाए वहां जेन्युइन पर्सनल अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। सातवां सुधार, मैंडेटरी कंप्लीशन प्रोटेक्शन। लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए कंप्लीशन बॉन्ड, प्रोजेक्ट इंश्योरेंस या फंडेड गारंटी मैकेनिज्म होना चाहिए। एयरलाइन टिकट कैंसिल होने पर रिफंड का एक फ्रेमवर्क है। आपके बैंक डिपॉजिट पर सीमित ही सही इंश्योरेंस है 5 लाख का, लेकिन जीवन की सबसे बड़ी खरीद के इनकम्प्लीट रह जाने पर बायर प्रोटेक्शन कुछ भी नहीं है। आठवां सुधार, मॉर्गेज सोशल सिक्योरिटी। फॉर्मल होम लोन बोरोअर्स के लिए लिमिटेड जॉब लॉस प्रोटेक्शन या टेम्पररी इनकम शॉक इंश्योरेंस डेवलप किया जा सकता है। यह कोई परमानेंट लोन वेवर नहीं होगा। यह एक वेरीफाइड इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, डिसेबिलिटी या सीरियस मेडिकल क्राइसिस में सीमित अवधि की प्रोटेक्शन होगी, क्योंकि रेस्पॉन्सिबल बोरोअर को संकट से बचाना कोई मोरल हैजार्ड नहीं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। बायर की अपनी सर्वाइवल चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए? पॉलिसी रिफॉर्म्स का इंतजार करने के बजाय बायर को भी अपना डिफेंस बनाना है। इसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं, सर्वाइवल चेकलिस्ट समझिए। घर खरीदने से पहले केवल यह न पूछें कि बैंक कितना लोन देगा, यह पूछें पहला, क्या ईएमआई टेक होम इनकम के 30-35% के भीतर रखी जा सकती है? यह कोई स्टैट्यूटरी रूल नहीं, कंजर्वेटिव सेफ्टी बेंचमार्क है। ड्यूअल इनकम फैमिली भी कैलकुलेशन एक इनकम के टेम्पररी लॉस के साथ करे। दूसरा, क्या डाउन पेमेंट के बाद 12 महीने की ईएमआई और एसेंशियल एक्सपेंसेस लिक्विड फॉर्म में बचेंगे? सारी सेविंग्स डाउन पेमेंट में लगा देना कोई होम ओनरशिप नहीं, लिक्विडिटी सुसाइड हो सकता है। तीसरा, क्या 2% हायर इंटरेस्ट रेट पर भी ईएमआई मेरे लिए सस्टेनेबल है? आज की रेट पर नहीं, स्ट्रेस रेट पर एफोर्डेबिलिटी जांचिए। चौथा, क्या 24 महीने डिले होने पर रेंट और ईएमआई एक साथ दे सकते हैं? अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का स्ट्रेस टेस्ट सिर्फ पोजीशन डेट से नहीं, डिलेड पोजीशन सिनेरियो से कीजिए। पांचवा,
क्या लीगल ड्यू डिलीजेंस बिल्डर के लॉयर से अलग इंडिपेंडेंट लॉयर ने की है? रेरा रजिस्ट्रेशन ड्यू डिलीजेंस का सब्स्टिट्यूट नहीं। टाइटिल, इनकम्बेरेंस, सैंक्शन प्लान, लिटिगेशन, लैंड ड्यूज, अप्रूवल्स और कंस्ट्रक्शन परमिशंस अलग से वेरीफाई हो। छठा, क्या लोन डिसबर्सल कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस से लिंक्ड है? बैंक मैसेज आते ही केवल यह न देखें कि ईएमआई कब शुरू होगी, यह भी पूछें कि पैसा किस सर्टिफाइड माइलस्टोन के लिए रिलीज हुआ। सातवां, क्या परिवार के पास एडेक्वेट हेल्थ और टर्म लाइफ इंश्योरेंस है? लोन इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस और प्रॉपर्टी इंश्योरेंस अलग प्रोडक्ट हो सकते हैं। टर्म्स कंपेयर कीजिए। आठवां, क्या घर के लिए पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड डेट लिया जा रहा है? डाउन पेमेंट उधार लेकर करना एक वार्निंग साइन है। होम लोन कंपैरेटिवली लोअर कॉस्ट डेट हो सकता है, लेकिन पर्सनल लोन के ऊपर होम लोन हाउसहोल्ड को दोहरे लिवरेज में डाल देता है। नौवां, क्या घर जरूरत के लिए खरीदा जा रहा है या पैनिक में? अगले महीने प्राइस बढ़ जाएगी, यह 20 साल की ईएमआई लेने का जस्टिफाइड कारण नहीं हो सकता है। 10वां, क्या एग्जिट प्लान मौजूद है? जॉब ट्रांसफर, फैमिली इमरजेंसी या इनकम शॉक में प्रॉपर्टी रेंट या सेल हो सकेगी। ब्रोशर की कोटेड एप्रिसिएशन और एक्चुअल रीसेल लिक्विडिटी दो अलग चीजें हैं। यह चेकलिस्ट बायर को सिस्टम की गलतियों से पूरी तरह नहीं बचा सकती, लेकिन कम से कम बायर अपनी फाइनेंशियल वल्नरेबिलिटी को ब्रोशर के नीचे छिपने नहीं देगा। भारत में अपना घर केवल 4 दीवारों का सपना नहीं है, यह डिग्निटी है, यह लैंडलॉर्ड से इंडिपेंडेंस है, यह रिटायरमेंट की सिक्योरिटी है, यह बच्चों के लिए स्टेबिलिटी है। यही कारण है कि मिडिल क्लास इस सपने के लिए अपनी पूरी जिंदगी की कमाई गिरवी रख देता है। लेकिन किसी भी सभ्य फाइनेंशियल सिस्टम का उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए कि घर पाने के लिए परिवार अपनी बाकी सारी सिक्योरिटी खो दे। घर असेट तब है जब उसके बाद रिटायरमेंट बची रहे, हेल्थ केयर बचा रहे, बच्चों की एजुकेशन बची रहे, इमरजेंसी फंड बचा रहे और इंसान की नींद बची रहे। वरना बैलेंस शीट पर प्रॉपर्टी जरूर होगी, लेकिन जिंदगी मॉर्टगेज हो जाएगी। इसलिए इंडिया के होम बायर की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट का अंतिम निष्कर्ष यह है कि वह दुनिया का सबसे ज्यादा कर्जदार बायर भले ही नहीं है, लेकिन वो शायद दुनिया के सबसे अधिक फाइनेंशियली एक्सपोज्ड और इनसिक्योर बायर में से एक है, क्योंकि उसके सामने 3 शक्तिशाली इंस्टीट्यूशंस हैं: बिल्डर, बैंक और स्टेट। बिल्डर प्रोजेक्ट कंट्रोल करता है, बैंक क्रेडिट कंट्रोल करता है, स्टेट अप्रूवल्स और एनफोर्समेंट कंट्रोल करती है। बायर केवल अपनी ईएमआई कंट्रोल करता है, और कई बार वो भी नहीं। देश को केवल ज्यादा होम लोन नहीं चाहिए, देश को फाइनेंशियली स्टेबल होम ओनर्स चाहिए। क्योंकि हाउसिंग सेक्टर की असली सफलता यह नहीं है कि कितने करोड़ के लोन बांटे गए, असली सफलता यह है कि कितने परिवारों को घर मिला बिना उनकी पूरी जिंदगी को कर्ज का कोलैटरल बनाए। क्या आपने भी किया है इवैल्यूएट अपना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट घर खरीदने से पहले? आप अपनी राय हमसे शेयर कर सकते हैं। शुक्रिया।